अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में खुशामदीद एक नए हफ्ते एक नई उम्मीद के साथ। और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। वनीब आसिफ की तबीयत नासाज होने की वजह से आज के शो में मेज़बान के फ़राइज़ में सरअंजाम मैं दूंगी और उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, आपने खूब एंजॉय किया होगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। तो हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। उम्र बढ़ने का अमल हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कुछ निशानियां जो आपको 35 साल से कबल नजर आना शुरू हो जाएं तो कबल वक्त बुढ़ापे की निशानदेही करती हैं, जिसमें बालों का सफ़ेद हो जाना या गिर जाना, चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे स्याह हल्के, आपकी जल्द का कमज़ोर होना, खुश्क होना या पतला हो जाना शामिल है। कबल वक्त बुढ़ापे की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारा तर्ज़ ज़िंदगी और हमारी ग़िज़ा और आदत भी हो सकती हैं। हम जो खाते हैं वो वाकई अहमियत रखता है। ग़िज़ा आपकी बढ़ती उम्र के असरात की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करती है और वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नुमाया भी होते हैं। क्या वजह है, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल वक्त से पहले बुढ़ापा आने की वजह बन सकता है और कौन कौन सी आदत एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती हैं, इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाजरा सलीम, क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अहम वजूहात क्या है। वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? और क्या देखती हैं कि आजकल हमारे नौजवानों में ये मसला बहुत आम है। तकरीबन मैं हर नौजवानों में देखती हूँ, खासतौर पर बालों का सफ़ेद होना। तो क्या ये एक बड़ी निशानी है बुढ़ापे की तरफ? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा इसके बारे में आज बताया है कि कबल वक्त जो हमारा ये जो सिम्टम्स आते हैं बुढ़ापे के। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि जो एजिंग एक प्रोसेस है, ये नेचुरल है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आपने बताया कि सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसमें चेहरे पे हमारे रिंकल्स हैं या सैगिंग हो जाती है या वाइट बाल हो जाना, स्किन ऐसे जैसा सन एक्सपोजर से ख़राब हो जाना, डिहाइड्रेशन, तो ये सारी जो है ये इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जो हैं ग़िज़ा ऐसी ले रहे हैं कि जल्दी से हमारे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपके हल्के भी पड़ेंगे। हमारा ये जो मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि सारे जो मसले हैं ना, क्योंकि हम लोग रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। हम रिसर्चेस के मुताबिक आपने 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे तो इसका मतलब है कि आप टाइमिंग भी डिपेंड करती है। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रही थी। टाइमिंग बहुत अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए। हम 8 घंटे की नींद का ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे में किसी भी वक्त वो नींद पूरी कर लें। आपने रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी हुई इस तरह से है। हमने अपनी बॉडी के सिस्टम्स को ही कंफ्यूज कर दिया है, हमने अपने हार्मोन्स को इतना कंफ्यूज कर दिया कि हम लोग रात को जब सोते नहीं है तो हमारे सारे जो सिस्टम है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह हमारी डाइट ठीक नहीं है। अब ये जो आप बता रही हैं कि बाल जल्दी वाइट होना या फिर रिंकल्स पड़ जाना, और बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, हमारी स्किन सही नहीं है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि हम पानी नहीं, हमारा पानी का इंटेक सही नहीं है। बाहर के मुल्कों में तो अब वाटर थेरेपी स्टार्ट हो गई हैं कि वो जब एक पेशेंट आता है ना उनके पास, वो कहता है अपना पानी सही करें, हफ्ते के बाद आएँ, फिर बताएं आपके सिम्टम्स कहाँ गए। और बहुत उससे अफेक्ट होता है कि आपने जितनी आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है आपने उतना पानी पीना है। अब पेशेंट्स कहते हैं जी हमें प्यास नहीं लगती, हम पानी नहीं पीते। जब मैं पूछती हूँ आपने पानी कब पिया, तो वो कहते हैं जी पता नहीं, हमें भूल गया हमने कब पिया है। जब आपको प्यास लगती है इसका मतलब है कि आपकी किडनी उस टाइम पे जो है वो ओवरबर्डन हो चुकी हुई है। तो आपने पानी पीना है, आपने आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक हेल्दी इंसान को नॉर्मली दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? देखें, सर्दियों में यूजुअली 8 से 10 होते हैं और उसके अलावा 12 ग्लास पी सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपका इस तरह काम ज़्यादा है कि आपको पसीना आ रहा है, तो आप 12 से 14 ग्लास पी ले सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन 8 से 10 ग्लासेस की, 8 से 12 ग्लासेस की है। अच्छा, स्ट्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाल जल्दी वाइट होना, इसमें हमारा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस बड़ा एडेड फैक्टर है। इसलिए हम कहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी किया करें, एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि उससे ना आपका ज़रा स्ट्रेस जो है ना वो भी रिलीज़ होता है। अब अगर मैं बात करूं कि हम लोग ग़िज़ा में ऐसा क्या चीज़ है जो हम नहीं ले रहे जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स बुढ़ापे के हमारे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन रिच फूड्स आपने लेने हैं। अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा कोलेजन का।
अब कॉलेजन जो है वो क्या है, इसको कहते हैं किंग ऑफ एंटी एजिंग। जिस तरह आम को कहते हैं ना फलों का बादशाह, इसी तरह कॉलेजन को कहते हैं किंग ऑफ एंटी एजिंग। ये जब आप लेते हैं ना, तो अब आपने देखो कितने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके रिंकल्स पड़ जाते हैं, सैगिंग हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कॉलेजन आपके बॉडी में इस तरह के वो इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे कॉलेजन की प्रोडक्शन हो। तो बजाय आप नीडल्स का इस्तेमाल करें, ये सब कुछ करें, आप डाइट ही ऐसी लें कॉलेजन रिच फूड्स की जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉलेजन की प्रोडक्शन हो। अब कॉलेजन रिच फूड्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी प्रोटीन रिच फूड हैं, जिसमें अंडा है, दही है, दूध है, हमारे यहाँ दालें हैं, गोश्त है, ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स हैं, आपने ये कंज्यूम करने हैं। और इसमें जैसे आपने बताया कि 35 ईयर्स से ज़्यादा फिर वो विजिबल साइंस एजिंग के आने शुरू हो जाते हैं, आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। एक होता है कि एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया लैक ऑफ स्लीप से, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी से, इनसे हमारा क्या होता है कि प्रोसेस वो होता है स्पीड अप हो जाता है। इसको स्लो डाउन करने के लिए हमने डाइट अच्छी लेनी है। अब एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है, अब जैसे कि आपने बताया कि हमें यूज भी करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है बालों का वाइट होना ये जस्ट 20 प्लस या 30 प्लस में नहीं है। मैंने समटाइम 14-15 इयर्स के बच्चों में भी देखा है कि उनके बाल भी वाइट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डाइट ऐसी है ना। अब देखें ये जो प्रोसेस होता है ना एजिंग का, मैंने आपको बताया था बड़ा ग्रेजुअल और बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये टीनेज से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपकी डाइट ऐसी है तो ऑब्वियसली वो स्पीड अप हो जाएगा ना प्रोसेस सारा। अब इसमें जिस तरह मैं आपको बताई थी कॉलेजन का, मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह की डाइट लेनी है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें। जिस तरह लोग कहते हैं कि 30 इयर्स के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। 30 इयर्स के बाद मेटाबॉलिज्म नहीं स्लो होता, 30 इयर्स के बाद आप स्लो हो जाते हैं क्योंकि हम लोग वैसी फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे होते। टीनेज में हमने देखा होगा भागते थे, दौड़ते थे, क्या होता है 30 इयर्स के बाद जॉब करते हैं, वर्क प्लेस ऐसी होती है कि आप बैठे होते हैं, तो इसलिए आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा, वाइटामिन्स कुछ ऐसे हैं जो इसको, जैसे मैंने कहा है ना कि एजिंग का प्रोसेस जो स्पीड अप करते हैं उसको स्लो डाउन कर लेते हैं, जिसमें विटामिन ए है। अब विटामिन ए जो है ना हमारी बॉडी में नहीं बनती, आपने वो फूड सोर्सेज से लेनी है। अब उसकी फूड सोर्सेज कौन सी हैं? फल और सब्जियों में किस में विटामिन ए ज़्यादा है? गाजर में बहुत अच्छी विटामिन ए है। जितनी भी हमारी जो हरी सब्जियां हैं, जिस तरह पालक हो गई, साग हो गया, इन सब में विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा है। जब आप ये लेंगे ना तो अच्छा, ये हेल्प करता है कोलेजन की प्रोडक्शन को। अगर आप प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं साथ में, इस बैलेंस डाइट हम किसको कहते हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, जो लोग डाइट कॉन्शियस, सबसे पहले तो ये एक जो डाइट प्लान की बात है ना, डाइट का जो वर्ड है ना वो न्यूट्रिशन की किताबों में नहीं है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा अपनाना है कि जैसे मैंने बैलेंस डाइट की बात की है, तो आपकी डाइट इतनी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि आपको डाइट की जरूरत ही ना पड़े। आपने उसमें दूध का इस्तेमाल भी करना है, जिस तरह 35 ईयर्स की हमने अभी बात की थी, 2 गिलास दूध आपने पीने हैं। आप उसमें स्किम मिल्क ले लें, आप लो फैट मिल्क ले लें, लेकिन आपने दूध पीना है। अगर आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं, आप 1 कप दही भी ले सकते हैं। दूध और दही की प्रोटीन सेम है। फिर सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना है, बहुत ज़रूरी है। और रॉ वेजिटेबल्स सलाद की फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है, जो टमाटर हो गए, खीरा हो गया। वैरायटी ये नहीं कि अगर खीरा है तो खीरा ही खाते रहना है। आपने उसमें टमाटर लिया, आपने उसमें खीरा लिया, आपने एक सैलेड बना के उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाला तो विटामिन सी की आपकी वहाँ से इनटेक हो गई। सब्जी और फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। ये जो एंटी एजिंग डाइट पे आज हम बात करें, इसके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हम सूरज में तो जाते नहीं हैं, और पाकिस्तान में कितनी अवाम है जो विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो इस सूरज में बैठने से तो ये भी वो भी होता है कि हमारा रंग जो है वो डार्क ना हो जाए। हाँ जी, ये है। लेकिन वो सूरज में आपने जब बिल्कुल सूरज जब चला जाता है ना अपने टॉप पे, उस वक्त नहीं आपने बैठना होता। वो सुबह की जो है ना, फजर के बाद की जो हल्की हल्की सूरज की किरणें होती हैं, उसमें बैठे, उसमें भी आपकी विटामिन डी अच्छी बन जाती है। पर खवातीन को ये बहुत इशू है। खवातीन को डेफिनेटली नहीं, यहाँ पे मर्दों को भी इशू है, यहाँ पे सबको इशू है। लेकिन इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा नट्स का आपने इनटेक होना चाहिए आपका। अच्छा, बैलेंस डाइट की आपने बात की कि लोग बड़े डाइट कॉन्शियस हैं, और डेफिनेटली हैं। रोटी आपने नहीं छोड़नी। हमारे यहाँ सबसे पहले जो हम गलती करते हैं ना, हम रोटी छोड़ देते हैं। आप रोटी का साइज छोटा कर लें, आप रोटी दोपहर के टाइम खा लें, लेकिन रोटी छोड़े मत। तो इस तरह बैलेंस डाइट में दूध, दही का इस्तेमाल, फल सब्जियों का, हम डाइटिशियंस तो कहते हैं कि आपने यही यूज़ करनी है, क्योंकि इससे आपको जो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं ना, वो ओवरऑल आपकी जनरल वेलबींग के लिए अच्छे होते हैं। तो क्या देखती हैं कि ऐसी कौन सी और भी ग़िज़ाएं जो हमारी सेहत और उम्र के असरात जो है वो मुरतब करती हैं हमारी सेहत पर? अच्छा, ऐसी ग़िज़ा मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात जो है ना, कुछ मिनरल्स के बारे में बात करती हूँ स्पेसिफिकली, जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह जिंक है,
जिंक का सुना होगा आपने, अब अक्सर होता है आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी जिंक के सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट्स को। तो अगर मैं डाइट की बात करूँ तो जिंक भी उन्हीं फूड्स में है जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं, उसमें जिंक की मिकदार ज़्यादा होती है। जिस तरह अभी मैंने कहा है रोटी, अब रोटी आपने किस आटे की खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। जिसको हम चक्की का आटा, जिसको हम छान का आटा कहते हैं, जो होल ग्रेन फ्लावर है, आपने उसकी रोटी बना के खानी है, क्योंकि उसमें जो है जिंक की मिकदार ज़्यादा होती है। घरों में तो वाइट जो आटा है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, घरों में वाइट आटा है, इसी को तो चेंज करना है, इसी को तो कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि हमारे घर में तो चक्की का आटा ही इस्तेमाल होता है और उसका जायका बहुत अच्छा, उसमें फाइबर भी होता है, उससे आपको और कॉन्स्टिपेशन के मसाइल नहीं होते, बाकी मसाइल नहीं होते, और उसकी इतनी अफादियत है। जब आप, हमारा असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने एक चीज़ कर लिया कि जी वाइट आटा, बाजार में तंदूर में अगर जा रहे हैं तो जी नान भी वाइट आटा का मिल रहा है, उसके बाद आपने उसको चेंज करना है। यहाँ से चेंज स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। और इसके अलावा आपने कहा था और कौन सी ग़िज़ा स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपसे कहा सब्जियों फल का हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, चक्की और छान के आटे का इस्तेमाल करना है, दूध दही का इस्तेमाल करना है। नट्स में विटामिन ई होती है। अब आप विटामिन ई जब कंज्यूम करते हैं ना तो उससे आपकी सेहत जो है, जिस तरह आपकी बॉडी में जिस तरह ड्राइनेस होती है और ये सारे जो इश्यूज हैं, इससे ये मैं आपको सारे वो टोटके और ट्रिप्स बता रही हूँ जिनसे आपको एस्थेटिक्स के पास ना जाना पड़े, आप नेचुरली इसको जो है वो करें। खवातीन में भी ये बहुत इशू पाया जाता है, स्किन का बहुत इशू होता है, तो क्या ये डिपेंड करता है ग़िज़ा पर? बहुत ज़्यादा। अगर आप पानी नहीं पी रहे तो डेफिनेटली आपकी स्किन ड्राई होगी, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो इसका मतलब है उसमें और भी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप ग़िज़ा, अच्छा एक और बात कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े क्यों नज़र आते हैं? अगर आपका वज़न ज़्यादा है ना तो आप अपनी उम्र से बड़े ही लगेंगे, उसका ताल्लुक तो डायरेक्ट ग़िज़ा से है। ज़्यादा खा रहे हैं, फिजिकल आपकी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही, तो डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा और इसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। जिस तरह हमने टीनेज की बात की थी कि कुछ बच्चियों के अभी से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो जो अभी डाइट नहीं ले रही उनका अभी भी उस पर इफेक्ट है, और उसके बाद इन द लॉन्ग रन जब उनकी एज ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसकी होती जाएंगी। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा खाने को तरजीह देते हैं, देखें बड़ी उनके लिए जो है वो खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, वो देखें एक चीज़ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो भी चीज़ आप ज़्यादा लेंगे ना वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में का असूल है ना, जो भी चीज़ आप ज़्यादा करेंगे आपने मॉडरेशन में रह के खाना है। अब मैंने आपको बता दिया जी आपने फल खाने, आपने अगर आप फल भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप सब्जियां भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपने हर चीज़ का बैलेंस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपनी डाइट को इस तरह से, अच्छा इसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हेल्दी खाना खाना है ना तो उसमें आपकी प्लानिंग बहुत मैटर करती है। कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में कुछ बना बनी है, हमने कुछ हेल्दी प्लान नहीं किया, हमें भूख लगी, हम क्या करेंगे? हम कॉल करेंगे, हम ऑर्डर करेंगे और हम घर में, और उस वक्त क्रेविंग भी आपको ना हो रही होती है, आपको दिल का होता है कोई फ्राइड चीज़ खाएं, कोई मीठी चीज़ खाएं। अच्छा, अब मीठी चीज़ों का एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हम लोग का अगर वाटर इनटेक सही नहीं ना होता तो हमें मीठी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है। आप पानी ना पी रहे, आप देखें आपको दिल कर रहा है आप मीठा खा रहे हैं, आप 2 गिलास पानी के पिए ना आपके मीठे की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए ग़िज़ा इतनी ज़रूरी है कि हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा कुछ लोग को लगता है कि हम खा रहे हैं, कम खा रहे हैं तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपने कम भी खाना है, मॉडरेशन में खाना है, और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज लिमिटेड जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन एक्सरसाइज को निगलेक्ट नहीं करना। फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बड़ी कॉज है। इसके बाद अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो मर्जी आपका दिल करे आप खा रहे हैं, तो उससे भी डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो गोल है ना वो अचीव नहीं होगा। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी, और मैं ऐसे पेशेंट्स को कहती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी और जो डाइट है वो ऐसे है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे बच्चे भी, बल्कि क्या कुछ नौजवान भी ऐसे जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं और अक्सर पीते भी हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। आप ऐड करें तो क्या लगता है आपको वो दूध की जो अफादियत है वो उससे वो कम होती है? देखिए, अगर तो आप फ्लेवर के लिए उसमें कुछ ऐसी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ऐड करें तो, और बड़ी ज़्यादा ऐड करें तो डेफिनेटली उसकी अफादियत अफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप मिल्क शेक ले रहे हैं जिसमें आप चीनी नहीं डाल रहे, आपने उसमें केला डाल के मिल्क शेक बना लिया, आपने सेब डाल के मिल्क शेक बना लिया, तो बहुत अच्छा है। अगर आप दूध नहीं ले रहे तो आप दही ले लें। जिस तरह मैंने कहा कि दूध और दही में सेम प्रोटीन है, 1 कप दूध और 1 कप दही में, तो आप उस तरह से वो ले लें तो बहुत अच्छे फ्लेवर्स आप ऐड करें। लेकिन दूसरे वाले फ्लेवर्स ना ऐड करें कि आप दूध सोडा बना के पी रहे हैं या कुछ इस तरह वाला, ये वाला काम ना करें। लेकिन हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाएं तो उसमें आप बिल्कुल फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने जाना, उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी टिप्स भाई आपको दी हैं। आप नॉर्मली जो है आसानी से आप अपनी लाइफ को कैरी कर सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो है आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू जागर लाहौर। अब कुछ बात हो जाए यंग जनरेशन की, तो आजकल उनकी आदत और रवैयों में गैर मामूली तब्दीली दिखाई देती है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल और जदीद टेक्नोलॉजी ने बच्चों को वालिदैन से बहुत दूर कर दिया है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको किसी भी बात से मना ना किया जाए। जैसे हम देखते हैं आजकल के बच्चे अपने वालिदैन या बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात और बगैर किसी वजह के या किसी छोटी सी बात पर बहस करने लग जाते हैं। खानदान में हर छोटी छोटी बात पर दूसरों की बेइज्जती करना, जज्बात में उतार चढ़ाव और हर वक्त मूडी रहना तो आम है। अभी पिछले ही दिनों में मैंने कहीं एक जगह पर पढ़ा था, बल्कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसीलिए अपने उस्ताद के साथ बदसलूकी की क्योंकि उस्ताद क्लास के किसी इम्तिहान में उसको कम नंबर्स दिए थे। अक्सर ये सुनने में आता है कि इम्तिहानात में नाकामी की वजह से बच्चे ने खुदकुशी कर ली। आजकल के बच्चों में अपने जज्बात को कंट्रोल करने की सलाहियत में तेजी से कमी नजर आ रही है। नौजवानों में भी बहुत बदतमीजी, बदमिजाजी, गुस्सा, जिद और चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन से अवामिल बच्चों और नौजवानों में इन रवैयों की वजह बनते हैं और इस मसले को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू जागर लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर, क्या देखते हैं कि आजकल जैसा कि आदत जो है बच्चों की बहुत ज्यादा ये इस तरह की जो है ना तल्ख रवैये की जो है ना आदत ये बढ़ती जा रही है, तो आप क्या देखते हैं इसके पीछे क्या मेन वजह क्या है? अच्छा मेरीन, आपने ऐसा मुद्दा बयान किया है जैसे कि जो यूथ है वो बड़ी गुमराही का शिकार है और वो उनके जो हालात हैं बड़े ख़राब हैं। एक बात जो है ना वो समझने की है, यूथ हमेशा से ऐसी ही हुई है। पहले एक ज़माने में जब VCR आया था तो पेरेंट्स और लोग कहते थे कि ये लोग VCR बहुत ज़्यादा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद ज़माना तब्दील हुआ थोड़ा सा, तो केबल आ गई। तो जब केबल आ गई, जब लोगों ने जिन्होंने केबल लगानी शुरू की, तब भी ये बुजुर्गों ने, लेकिन तब हाथ में मोबाइल नहीं होते थे। हाँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा जो चेंज हो गया, वो उसके साथ हालात चेंज होते गए ना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हर दौर में जो यूथ है उसको ब्लेम किया जाता है, तो थोड़ा सा ना ब्लेम करना जो है ना, तो क्या लगता है आपको कि ब्लेम जो है वो टेक्नोलॉजी को देना चाहिए? थोड़ा सा ब्लेम मेरे ख्याल से कम करना चाहिए। ये जो यंग जनरेशन होती है ना, ये हमेशा से इसी तरह ही होती है। इन्होंने शरारतें भी करनी होती हैं और इन्होंने कुछ छोटे मोटे गलत काम भी कर रहे होते हैं। अगर वो इस उम्र में नहीं करेंगे तो फिर वो कब करेंगे? अच्छा, अब आपने जो गैजेट्स की बात की, गैजेट्स ने थोड़ी सी जिंदगी जो है ना वो मुश्किल जरूर बना दी है, क्योंकि इंसान के साथ जो कांटेक्ट था वो कम होता गया और लोग अपने मोबाइल पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। जिसमें नॉलेज कम होगा, जिसका एक्सपोजर कम होगा, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मोबाइल के साथ तो वन वे ट्रैफिक है। मोबाइल आपको जज नहीं कर रहा, मोबाइल आपको नॉलेज इन्हेंस नहीं कर रहा आपका। वो ये नहीं देख रहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने नहीं हैं। वो आपको आपकी हर बात पे आपके मुताबिक वो आपको जवाब देता जा रहा है। So that's why people are more comfortable with mobiles rather than the people. Okay. नहीं, लेकिन आप देखते हैं ना कि सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जहाँ पर पॉजिटिविटी भी है वहाँ पर नेगेटिविटी भी बहुत हमारे बच्चों में पाई जा रही है। बच्चे बहुत सी ऐसी हरकत भी करते हैं जो कि घर में तो नहीं वो सीखते, लेकिन सोशल मीडिया से सीखते हैं। ये कितना इम्पैक्ट डालती हैं? सोशल मीडिया ने बहुत सारे फ़ायदे भी पहुँचाए हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, इनको दुनिया कभी भी ना जान सकती अगर सोशल मीडिया और यूट्यूब ना होता। पहले चंद चैनल्स की अजारादारी हुआ करती थी और उन्हीं चैनल्स में लोगों को इनवाइट किया जाता था और प्रमोट किया जाता था। इन्होंने देखें बहुत सारे जो ई कॉमर्स के नए बिजनेस हैं, जो ख़वातीन है ख़ास तौर पे, जो काम बाहर निकल के नहीं कर सकती थी, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो एक ज़माने में आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, एक ज़माने में लाइब्रेरीज पे पाबंदी हुआ करती थी जी। सिर्फ बादशाह और शहजादे और उमरा उन लाइब्रेरीज को यूज़ किया करते थे। लेकिन अब वो कंसेप्ट जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लाइब्रेरीज वाला। बच्चे बिल्कुल भी वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, यही लाइब्रेरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपने ज़माने के साथ चलना होता है। अब किताब पढ़ने का रिवाज अगर कम हो गया तो कोई मसला नहीं, आप ऑडियो बुक से आप उस नॉलेज ले सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेन नॉलेज। अब अगर किताब से ले लें या यूट्यूब से ले लें, डजेंट मैटर, लेकिन पर्पस आपका ये होना चाहिए
कि आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, ना कि आप ये जो बेफ़ायदा जो सियासी बहसें हैं और जो करंट अफेयर्स हैं और ये क्राइम शोज़ हैं, ये ज़्यादा देखेंगे तो इससे तो नुकसान डेफिनेटली होगा। ठीक है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि हमारी यूथ में जो है एक तो तल्ख रवैया जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, क्या कुछ सियासी पार्टियों का भी इम्पैक्ट बनता है या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक सोशल मीडिया जो है ये वजह बन रहा है? देखें, जहाँ जहाँ से कोई ना कोई बात जब सुनने के लिए मिलती है ना, आपको अपने हुक्मरानों से, अपने रहनुमाओं से, मजहबी स्कॉलर से, मुख्तलिफ एंकर से, ये सारे जो रवैये हैं ये पब्लिक में इनकलकेट हो रहे होते हैं। अगर धीमे मिजाज के लोगों को आप सुनना शुरू करें तो आपका मिजाज धीमा हो जाएगा। अगर आप ऐसे बंदे को सुनना शुरू करें जो बड़ा ऊंचा बोलता है और जो उसका चेहरे पे कराहत होती है, उसको चेहरे पे गुस्सा होता है, तो उसका भी असर आप पे होगा। तो जो धीमे लोग हैं जो पीस फैला रहे हैं दुनिया में और जो पीस एंड हारमनी और टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर इन लोगों की बंदा महफिल में बैठेगा तो उसका मिजाज वैसा हो जाएगा। तो जैसे लोगों को आप सुनेंगे अल्टीमेटली आप वैसा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसा कि पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहेंगे अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उन्हें क्या इक़दाम करने चाहिए बचपन से, क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए ताकि बच्चे के जो रवैये है ना, जो आजकल आप देखते हैं जिद्दीपन, मूडीपन जो है, इसको किस तरह से ओवरकम किया आप ही तरह की एक एंकर थी, यही सवाल उन्होंने बानो कुदसिया से पूछा था। बानो कुदसिया ने फरमाया था कि बच्चों की तरबियत करना आप छोड़ दें और बिल्कुल बच्चों के बारे में ना सोचें, अपनी तरबियत करना शुरू कर दें, बच्चों की खुद ब खुद हो जाएगी। माँ ये तो कहती है कि मोबाइल जो है वो बच्चा इस्तेमाल ना करे, वो खुद मोबाइल हाथ से छोड़ती नहीं है। ये महरीन मुमकिन नहीं है। देखिए, आपने जो करना है, आपके बच्चे आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप घर में नमाज़ पढ़ना शुरू करें, बच्चे आपके साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर वो नमाज घर पे पढ़ेंगे ही नहीं आप, तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपने जो चीज़ें अपने बच्चों में आप देखना चाहते हैं वो अपने अंदर पैदा करनी शुरू कर दें, बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब अब जाहिरी बात है, पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे जो है अपनी आसपास सोसाइटी से भी तो सीखते हैं ना, वो भी तो इम्पैक्ट पड़ता है उसका। जुबान का इस्तेमाल कम करें, जितना ज्यादा जुबान का आप इस्तेमाल करेंगे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आप अपने एक्शन से खुद एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी बने ताकि बच्चे आपको खुद खुश दिली से फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, और आप क्या देखते हैं कि हमारे मुआशरे में एक टीचर की क्या हैसियत है और किस तरह से वो हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं? देखिए, टीचर का बड़ा किरदार है। टीचर जो बात क्लास में आके करता है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, उससे स्टूडेंट्स इंस्पायरेशन लेते हैं। आप गौर करें, जितने भी लोगों के जब वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, मैंने एक रिसर्च की थी, उनसे मैंने पूछा कि आपके पसंदीदा टीचर्स कौन से हैं आपकी ज़िंदगी के। जिन जिन लिस्ट के नाम लिखे उन्होंने ज़िंदगी में वही प्रोफेशन चूज़ की है। अगर किसी ने ये लिखा कि मेरे फिज़िक्स के जो मेरे टीचर हैं वो मेरे पसंदीदा हैं, वो ज़िंदगी में फिजिस्ट बना जाके, तो आपको इंस्पायरेशन मिलती है। लेकिन ये वो टीचर दे सकता है जिसका अपना एक्सपोजर है, जो किताबों से इंस्पायरेशन हासिल नहीं हो सकती। जिस टीचर का ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, उसका खुद कुछ काम उसने किया हुआ है, वो खुद हाई अचीवर है, वो खुद नॉलेज उसका बेहतर है, किताबों से हट के, तो उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, आप भी क्योंकि ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ आपने गुजारी होगी, उन टीचर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो वर्ल्डली नॉलेज देते हैं रादर देन बुकिश नॉलेज। एग्जैक्टली। और आप देखते हैं कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर आप कैसे देखते हैं, एक तो हमारे नौजवान में एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिसकी वजह से एक तो स्ट्रेस का लेवल आपको पता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और साथ साथ ये भी चीज़ देखने में आती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस होने की वजह जो है वो सामने। तो आप क्या देखते हैं, जो आसपास का हमारा माहौल है वो भी इफेक्ट करता है इन चीज़ों को? जी, डेफिनेटली। इन चीज़ों से दूर करने के लिए हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। एंजाइटी की 3 बुनियादी रीजंस हैं। पहली रीज़न है आबादी। जिस मुल्क की भी आबादी बहुत ज़्यादा होगी वो कभी भी फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बन सकता। अगर आप फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ की लिस्ट डाउन करें तो ये तमाम वही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया है। आप गौर कर लें, आपका जो पहला इंट्रैक्शन है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपका पहला इंट्रैक्शन बस पे या ट्रेन पे या रिक्शे पे आपने जाना है। तो जब आपको पहले ही स्टार्ट में इतना रश मिलेगा और ऊपर से गर्मी भी है, तो आपका पहले ही स्टार्ट जो है, आगाज़ जो दिन का, वो नेगेटिविटी से शुरू हो जाएगा, आपको मसला होगा। फिर अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर में जाना है
तो आपको वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिलेंगी। अगर आपने किसी थाने में चले जाना है कोई रिपोर्ट करवाने के लिए तो आपको लंबी लाइनें वहाँ पे मिलती हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप यही मैं बात आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि तल्ख कलामी के बहुत से जो रवैया हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें देखने में आती हैं। लोगों में जो है ना वो एक बर्दाश्त वाला एलिमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। जी, उसकी मैंने पहले आपको रीज़न आबादी बताई। दूसरी रीज़न मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपोजर है। जो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उनके साथ वो लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ खाने खाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ नॉलेज लेते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को, रिलीजन्स को स्टडी करते हैं, तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में नरमी आना शुरू हो जाती है। फिर तीसरी बात, जो हम खुराक खाते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जितने ज़्यादा मसाले तेज़ होंगे, जितनी गर्म खुराकें खाएंगे हम, उतनी हमारे अंदर जो है ना वो एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ती रहेगी। जितना जंक फूड खाएंगे, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, तो ये 3 बुनियादी रीजंस हैं हमारे एंजाइटी की, एंगर की और फ्रस्ट्रेशन की। ठीक है। और अक्सर जो माएँ होती हैं 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है तो उन्हें सिखाने की कोशिश करती हैं कुछ ना कुछ, तो क्या लगता है कि उनकी तरबियत किस तरह से, क्या उन्हें सबसे पहले जो वर्ड्स हैं वो सिखाने चाहिए ताकि वो जब बड़े आगे जब बढ़ते हैं बच्चे तो उनके माइंड में वो चीज़ें जो है ना वो ऐड हो जाती हैं, तो किस तरह से बच्चों की तरबियत का आगाज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चों की तरबियत जो है वो माँ के पेट से हो जाती है शुरू। यहूदी और जैपनीज़ एक पूरा माँ को कोर्स देते हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है। उसको कहते हैं कि आपने मैथमेटिक्स के ये सवाल सॉल्व करने हैं, ये किताबें पढ़नी, ये मूवीज़ देखनी है और ये एक्टिविटीज़ करनी है। क्योंकि सबसे आसान तरबियत आप बच्चे की तब कर सकती हैं जब बच्चा आपके पेट में है, क्योंकि वो आपने जो कुछ करना है वो उसने अंदर सीखते जाना है। और फिर जब वो बच्चा जैसे ही बाहर आएगा और जैसे आपने कहा 2 या 3 साल का होगा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें उसके सामने, कुछ ऐसी स्टोरीज़ देखें, कोई ऐसे नॉलेज लेक्चर सुने या कोई ऐसा काम करें जो उसके साथ भी नॉलेज आता रहे, उसके साथ आप डिस्कस कर सकें। वो कार्टून की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी लेक्चर की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी किताब की शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा एंजॉय करेगा झूलों पे जाके। अगर आप उसके झूले आप उसको दिलवाएंगे कोई, या उसको फ़न देंगे या कहीं फ़न लैंड ले जाएंगे उसको, या किसी पार्क में ले जाएंगे, ऐसा पार्क जिसमें वाटर भी हो, तो ऐसी चीज़ों को स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस्लामी जो तालीमात हैं वो भी होनी चाहिए। डेफिनेटली देखें, इस्लामी तालीमात भी होनी चाहिए, और जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो उस मज़हब की उसको तालीम दे, क्योंकि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस और पीस ही सिखाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे की जो नेचर होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। वो जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी जो नेचर होती है वो वही रहती है, जो फितरी आदत होती है ना वो नहीं बदलती। तो आपको क्या लगता है कि इन आदत को चेंज करने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे जो होते हैं 6 से 7 साल की उम्र में, कुछ और होते हैं फिर तकरीबन 15 ईयर्स तक जो है बच्चे की ग्रोथ होती रहती है। तो मेंटली ग्रोथ के लिए आपको क्या लगता है कि क्या मज़ीद जो है हमारे मुआशरे में आसपास जो हमारे लोग हैं, यकीन हमारी फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो ख़ास तौर पर पेरेंट्स को किस तरह का माहौल जो है ना घर में रखना चाहिए? 6 से 7 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुकी होती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उस पर असर जो होता है ना वो जीन्स का होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो आप जब किसी के साथ शादी करते हैं तो उनकी नानी को देखें, उनकी माँ को देखें कि वो कैसा रवैया उनका। लड़की को कहते हैं कि हम फिर बाद में देखेंगे, पहले हम आपके बड़ों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वही जीन्स नानी के, माँ के और वही बच्चे की तरफ वो ट्रैवल किया होता है। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो इंसान की पर्सनैलिटी पे उसके जीन्स का होता है। उसके बाद जो उसको कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं वो भी फैमिली की तरफ से मिलते हैं उसको, वो उसी को सच समझता है और उसी को ठीक समझता है और उसी को वो मानना शुरू कर देता है। अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में कोई जो आदत गलत आ गई हैं, या आप देखते हैं कि उसमें बुराइयां पैदा होनी शुरू हो गई हैं, तो उसको ना किसी तरीके ना उस माहौल से बाहर निकालें, या अपना घर चेंज करने की कोशिश करें, या उन लोगों के साथ जो उसकी कंपनी बन चुकी है उस कंपनी को तब्दील करने की कोशिश करें, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करें उसके अंदर कि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो जाती रहे। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसके अंदर 2 खाने बने हुए हैं। अगर पॉजिटिव जो है एनर्जी उसके अंदर जाती जाएगी तो नेगेटिव की जगह नहीं बचेगी, अगर नेगेटिव एनर्जी जाती जाएगी तो पॉजिटिव की जगह नहीं बचेगी।
तो जो खाना जो खाली होगा ना उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो पॉजिटिव एनर्जी से उसके कामों में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डालते रहें कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी जगह ना बचे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अली अब्बास मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं शहर लाहौर के बासियों को दरपेश मसाइल की। तो अभी कोरोना के वार थमे नहीं थे कि डेंगू ने भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर एक मरतबा फिर डेंगू की लपेट में है। ये मर्ज वबाई शक्ल अख्तियार कर चुका है। हालिया दिनों में पंजाब में डेंगू के मजीद 105 केसेस रिपोर्ट हुए। 6 मरीज इस कातिल मच्छर के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। हर साल डेंगू की वबा फैलती है, लेकिन बर वक्त इक़दाम नहीं किए जाते। इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक और मसला जो इंतहाई संगीन सूरत हाल अख्तियार कर रहा है, वो है हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के मरीजों में तेजी से इजाफा। लाहौर समेत सूबा भर में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस में मुब्तला है, जबकि हर साल 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शराह पंजाब की बताई जा रही है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रिपोर्ट होने वाले केसेस की शराह सूबा भर से ज्यादा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू और हेपेटाइटिस के केसेस की शरह में क्यों इजाफा हो रहा है, महकमे सेहत की जानिब से इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया मुनीर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू जागो लाहौर। आप दोनों को बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। और कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। और सर आप कैसे हैं? बेहतरीन। ठीक है। और बिलाल मुझे ये बताइएगा कि डेंगू की सूरत हाल जब वो तो अबतर होती हुई दिखाई दे रही है, आप फील्ड में काम करते हैं तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए महरीन, इस वक्त जो डेंगू की सूरत हाल है आपको भी पता है, जो कि ये इस वक्त जो अक्टूबर है उससे पहले जो सितंबर है, ये 2 बड़े क्रूशल मंथ होते हैं डेंगू के हवाले से। तो इस वक्त भी जो लार्वा है ये बहुत बड़ी तादाद में जो लाहौर के अंदर से मिल रहा है, चूँकि ये 1.25 करोड़ की आबादी है और इसको एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है ये देख रही है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ, और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों जगहों से ये जो लार्वा की अफजाइश है इसको पकड़ा जा रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि मानसून की बारिशें जो एक मुनासिबत से होनी चाहिए वो नहीं हुई, जिसकी वजह से अक्सर जो जगह अभी भी ऐसी हैं जगह जहाँ पे पानी जो है ये खड़ा रहता है, फिर उसकी वजह से जो लार्वा है बड़ी तेज़ी से अफजाइश जो है ये पाता है। इसको चंद ही घंटे चाहिए होते हैं अफजाइश पाने के लिए। तो इस वक्त चूँकि हस्पतालों में भी पेशेंट जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। बेशतर तो मरीज़ ऐसे हैं जो कि महकमा सेहत ने अपना एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसके ऊपर जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री में तो वो एंटर करते हैं उस पर कि फ़लाँ पेशेंट आ चुका है, तो उससे महकमा सेहत अपना लेता है कि आज फ़लाँ दिन में डेंगू के सपोज 200 पेशेंट्स आए हैं। लेकिन जो महल्लों में जो जीपीज़ हैं, जनरल फिजिशियन जो हैं, मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो उनके पास जाते हैं। और मैं इस वक्त अगर अपने एक जो है एनालिसिस के मुताबिक बताऊं तो इस वक्त लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो डेंगू की स्प्रेड है वो इस वक्त जारी है। हमारे जो कई जानने वाले लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं समटाइम हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए या मतलब कोई कंसल्टेशन के लिए, मतलब तो जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इतनी बढ़ रही है कि इस वक्त घरों के घर जो है ये डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं और इसमें क्रूशल जो पेशेंट है वो भी सामने आ रहे हैं, मुतासिर है। बिल्कुल। और डॉक्टर सोबिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा क्या देखती हैं आप, इब्तदाई इलामात क्या है डेंगू की? थैंक यू सो मच। साइंस एंड सिम्टम्स डेंगू के अब वेरी करते हैं, ये इट कैन वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में इनके माइल्ड सिम्टम्स होंगे, कुछ लोगों के इसमें सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसकी की टू सक्सेस है वो यही है कि हर कोई अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखे। कॉम्प्लिकेशंस तब जनरेट होती हैं जब एक पर्सन ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। अगर इम्यूनिटी ठीक होगी और हाइड्रेशन प्रॉपर होगी तो माइल्ड सिम्टम्स तक ही रहेंगे, सीवियर सिम्टम्स तक नहीं जा सकते। बट
ये हम लोग सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक हम एक प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन करें। तो मेरा आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी और बाकी सब कलीग्स की भी कि आप सबसे पहले लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ एंडेमिक, it is not going to vanish or disappear somewhere, it is going to stay, and these 2 months are really very crucial as Bilal has already mentioned it। तो इसके लिए सक्सेस यही है कि हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस दें कि जो है ये इट इज़ नॉट गोइंग टू वैनिश एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपियर एनी वे। तो आप लोग, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, अब हमने इससे बचना है। तो हमने इससे बचना इस तरह से है कि हमने इससे अवेयरनेस देनी है स्कूल्स में, अपने ऑफिसेज में, मीडिया के थ्रू स्पेसिफिकली, कि अपने माहौल को ड्राई रखें, खुश रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि हम लोग इसको बनने ही ना दें। क्योंकि ये जब बनेगी नई डिजीज़ तो हम लोग अल्टीमेटली सब इससे बचे रहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये मच्छर बन जाता है तो इट इज़ गोइंग टू स्टे। फिर उसके लिए प्रिकॉशंस ये हैं कि आप कॉइल्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग बाहर जाएं तो हम लोग फुल स्लीव्स पहने, शॉर्ट्स ना पहने, अपनी स्किन मच्छर के लिए एक्सपोज ना करें कि वो आपको बाइट करे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, और ज़्यादा पार्क्स में और आउटडोर एरियाज़ में कम टाइम स्पेंड करें। अब ये वाले जो 2 मंथ्स हैं इसमें हमने अब प्रिवेंशन करनी है, बचना है इससे, क्योंकि अब ये हम हेल्थ की टीम्स तो काम कर रही हैं अपने एंड पे। हेल्थ की टीम क्या काम कर रही है? क्योंकि नॉर्मली पहले देखा जाता था घरों में स्प्रे हो रही थी, अब वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, स्प्रे तो अब भी हो रही है। अब ऐसे है कि हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की 2 तरह की टीम्स होती हैं, एक होती हैं इंडोर टीम्स और एक होती हैं आउटडोर टीम्स। इंडोर टीम्स जो हैं वो प्रॉपर घर का सर्विलेंस करती हैं। बेसिकली जो की इसका ये होता है कि हम इसके पानी, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप स्प्रे कर भी देते हैं और अगर वहाँ पे डेंगू मच्छर के लार्वा हैं या एग्स हैं तो इट्स गोइंग टू हैच अगेन। प्रॉपर यही होता है कि सर्विलेंस करके उसको रिमूव कर दें आप, और स्प्रे टीम्स भी कर रही हैं, लेकिन अब ये कुछ दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो लोग अब जितना टीम्स करके जाती हैं वो खुद भी से अपने घरों को स्प्रे करके रखें, कॉइल्स लगाएं, मॉस्किटो नेट्स लगाएं। और दूसरी जो हमारी टीम्स होती हैं दे आर आउटडोर टीम्स। आउटडोर टीम्स वर्क इन द कमर्शियल एरियाज़, फैक्ट्रीज़ में, जंक यार्ड में, वो काम करती हैं वहाँ पे। ठीक है बिलाल, जैसा कि उन्होंने बताया कि टीम्स जो है काम करिए, क्या देख रहे हैं आपकी कितनी टीम हैं जो बाहर देख रही हैं इलाकों में, कितना घूमती हैं, कितने इक़दाम हो रहे हैं? तो नॉर्मली पहले देखा जाता था कि घरों में बाकायदा तौर पर टीम्स जाती थी, लार्वा जो ऐसे मतलब पकड़ने के लिए इक़दाम किए जाते थे, तो क्या देख रहे हैं कुछ ऐसे हैं इक़दाम? देखिए, हमने देखा है 2012 में जब से डेंगू ने प्रिवेल किया पंजाब में, फिर लाहौर में बहुत बड़ी सतह पे, तो हमने वो भी टाइम देखा था जब शहबाज शरीफ बड़े मुतहरिक होते थे इस डेंगू को लेके। तो हमने लास्ट 2 इयर्स भी देखे हैं। देखिए, अब जो डियाग है, जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, इनकी जानिब से अब ये कहा गया कि एक जो फॉगिंग स्प्रे होता था जो कि हम सब लोग देखते थे कि आके वो एक धुआं सा छोड़ते थे, अब उसको हेल्थ हैज़र्ड कह दिया गया है कि अब उसको बिला वजह आपने नहीं करना। तो ये एक लोगों का एक माइंड सेट है, एक परसेप्शन बन चुका है, जब तक वो फॉगिंग स्प्रे नहीं होगा तब तक मच्छर मरेगा नहीं। और दूसरी इसमें चीज़ है कि अब इनकी जानिब से एक IRS स्प्रे है वो किया जा रहा है, वो बड़ा अच्छा है। वो चूँकि नज़र नहीं आता, वो जो स्प्रे उसमें स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स हैं, वो जो लार्वा है वो सिर्फ उसी को किल करता है, उसकी अपनी मतलब कोई बदबू नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, जिससे ये होता है ना समटाइम अच्छे या तो भाग जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम टीम्स की बात करें तो टीम्स कितनी हैं, तो इसके हवाले से हमने जब पहले बात की थी कि लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, वो इस वजह से उसमें मेरे भी एज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हेल्थ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी भी हम लाहौर के 10 टाउन्स हैं और एक टाउन के अंदर तकरीबन कोई 10 लाख के करीब जो है ये घर हैं, और जो महकमा सेहत के पास जो है मैन पावर इसकी ऑनेस्टली कमी है। चूँकि ये 1.25 करोड़ की आबादी को अगर आप एक दफ़ा एक घर को विज़िट करते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि दोबारा जो उसकी बारी है तकरीबन 1 माह के बाद ही आती है सर्विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें आप इनको जितनी मर्जी मैन पावर भी दे दें, देखें ये एक ऐसा इशू है, ये कोरोना, ये डेंगू, चूँकि ये वायरस है, ये कम्युनिकेट करते हैं और ये इनका सफाई सुथराई ना होने की वजह से ये फैलते भी हैं। तो इनको ना सिर्फ आप महकमा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, बल्कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, हेल्थ एजुकेशन इज़ अ वेरी बेसिक की, तो लोगों को अवेयर करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हम अभी भी देख रहे हैं कि महकमा सेहत की जानिब से जिसमें मैं समझ रहा हूँ ये लैग कर रहे हैं वो है इनकी अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। यस बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या देखती हैं आप कि जब डेंगू की शिकायत होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है कि आपको हॉस्पिटल जाके एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि ये आपको कोविड हो सकता है, ये डेंगू हो सकता है या कोई और बीमारी हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स कॉमन होते हैं। तो व्हेनेवर समवन इज़ हैविंग किसी भी तरह की कोई भी शिकायत, तो सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके लाजमी चेक करवाएं। अब ये डेंगू में भी फीवर होता है, मलेरिया में भी फीवर होता है, कोविड में भी फीवर होता है, तो वो क्या है वो फिर प्रॉपर उसका डॉक्टर एक आपको टेस्ट करवा के वो देखेंगे कि क्या है। ठीक है। और ये देखने में आ रहा है कि डेंगू में आप देखते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जी जी। अवाम खास तौर पर जो है पपीते का जो है वो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो जूस है पत्तों का भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं क्या ये वाकई मुफीद है ये? वैसे ऐसी कोई साइंटिफिक इसके पीछे रीज़न तो नहीं है। हर्बल या होम्यो कोई हो तो दैट इज़ अनदर थिंग, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो पपीता वैसे इसमें कोई ऐसे नहीं है, उसमें कोई एंजाइम्स या कोई बूस्टर्स नहीं है कि इट कैन बूस्ट अप द प्लेटलेट लेवल्स, क्योंकि प्लेटलेट्स का एक अपनी बोन मैरो से जनरेशन होती है और उसकी अपनी एक साइंस है। वेरी करता है इट वेरीज एंड इट हैज़ उसकी अपनी एक लीनिएज है कि वो किस तरह से प्लेटलेट जनरेट होते हैं। उसमें पपाया का सच एज पर माई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे एक्सेस अगर आप पपाया लेते हैं तो उससे गट लाइनिंग इरिटेट होती है एंड इट कैन लीड टू वॉमिटिंग्स एंड डायरिया। यस ओके ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की, और इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इसकी? देखिए महरीन, ये जो हेपेटाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता है कि 5 टाइप्स का है और सबसे ज़्यादा ये जो प्रिवेल कर रहा है ये बी और सी है। और सी इस वजह से प्रिवेल कर रहा है कि अभी 2017 में लास्ट टाइम जब इसका एक डाटा एनालिसिस किया गया था तो उसके मुताबिक ये था कि हर 100 में से पंजाब में 9वां फर्द जो है ये हेपेटाइटिस सी का शिकार है, ठीक है, एक्सेप्ट ए, बी और डी और ई इसके अलावा है। तो ये इतनी तेज़ी से प्रिवेल कर रहे हैं कि लोग इसको जो है समझ ही नहीं पा रहे। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ये सामने आ रही है, क्योंकि जिसको एक दफ़ा ये हो जाता है तो फिर इसको लाइफ लॉन्ग ये रहता है और उसकी फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, PCR फिर टेस्ट है, एक महंगा इलाज भी है। उससे फिर लिवर सिरोसिस होता है, फिर लिवर कैंसर की तरफ बंदा जाता है, फिर उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। तो ये इतने महंगे, और आपको पता है कि इस वक्त जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं पंजाब में जो महकमा सेहत जिसको एक्सेप्ट करता है वो है 1 करोड़, ठीक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने भी कई दफ़ा क्वेश्चन किए कि ये 2017 के फिगर्स थे, उसके बाद दोबारा कभी इसकी उनकी जानिब से काउंटिंग नहीं की गई थी पाकिस्तान में पेशेंट्स कितने हैं। अल्टीमेटली 3-4 सालों में 5 सालों में पेशेंट्स बढ़ा है, तो लेकिन वो सिर्फ 1 करोड़ है उसी को ही 10 मिलियन को ही कंसिडर किए जा रहे हैं। और अब ये देखें कि कई कानून बने थे कि आपने दंदान साज के पास जाना है या बार्बर शॉप पे जाना है या आपने मतलब कहीं पे भी जाना है, तो जिस जगह से आपका ब्लड निकलता है तो उसको आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको इंश्योर कराना है कि ये स्टेलाइज औजार यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इसकी जानिब से जो बार्बर्स को रजिस्ट्रेशन करने का अमल था वो पूरा महकमा सेहत की जानिब से नहीं किया गया। ब्यूटी सैलून्स को उस तरह चेक नहीं किया गया, जो नाक कान छिदवाते हैं उनको चेक नहीं किया गया। क्वैकरी अभी तक इतनी तेज़ी से चल रही है और बेसिक जो वजह ये है कि उस वक्त ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो नशई हैं, फिर उसके बाद जो क्वैक्स हैं, ये बिला वजह जो एक सिरिंज से और दूसरी सिरिंज को इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी वजह ये सबसे बड़ी इसकी वजह है। और ये हमारे इस तरह के जो लोग हैं जो जाते ही कहते हैं डॉक्टर्स के पास बस हम टीका ला दो, तो वो अभी भी लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं, ये डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं, क्वैकरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के फैक्टर्स हैं शामिल है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी बना है, डॉक्टर साहब खुद इसमें रेड्स कर रही हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो फिर ओपन हो के अपना काम फिर उसी तरह से शुरू है। बीमारियां उसी तरह बल्कि बढ़ रही हैं। देखिए हम 2022 में आ गए, 23 शुरू होने वाला है। हमारी जो बीमारियां कम होने की बजाय अब हम चूँकि इंफॉर्मेशन का ये ज़माना है लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं रोक पा रहे, तो उसकी वजह कि हम लैग कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है। महकमा सेहत को चीज़ों को दोबारा रिवैम्प करने की, रीपॉलिसी इनको करने की ज़रूरत है कि किस तरह हम सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं। ये जितनी तेज़ी से हेपेटाइटिस सी फैल रहा है, आप यकीन करें कि इतनी तेज़ी से लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं।
हर एक घराने में इस वक्त कोई ना कोई पेशेंट बैठा है जिसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और लीवर ट्रांसप्लांट कम अज़ कम पाकिस्तान में 50 लाख रुपए का होता है, फ्री इस वक्त बिल्कुल हो नहीं रहा। और लोग कई ऐसे हैं जो कि इसी आस पे मर जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अल्लाह रखा। तो मतलब जिसके पास पैसे होते हैं वो फिर करवाने से भी कतराते हैं कि किसी को डोनेट करना पड़ेगा, वो बच्ची है, वो बेटा है, तो उसकी जान को भी खतरा है। तो ये इतने अहम इश्यूज़ हैं, हमें इन चीज़ों को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की, इस पॉलिसी को करने की ज़रूरत है कि लोगों को इस एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल बचाया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हर साल जो है, अब तो 2 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जो है पाकिस्तान में इसकी तादाद जो है बढ़ चुकी है, तो आप क्या देख रही हैं कि हुकूमत की जानिब से कितनी अवेयरनेस जो है वो पैदा की जा रही है? हेपेटाइटिस ए एंड ई ये ज़्यादातर हमला ख़वातीन को होता है। तो ये तो जब भी गायनी का कोई भी पेशेंट जाता है अपनी चेकअप के लिए, वहाँ पे डॉक्टर्स देते हैं फीमेल्स तो क्या ख़वातीन में तादाद ज़्यादा है मर्दों की निस्बत? ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है ए एंड ई, और इसके अलावा बच्चों में भी होता है, लेकिन इसकी जो रेशो है वो ज़्यादा फीमेल्स में होती है। इसके अलावा बी एंड सी की जहाँ तक बात है, ये कम्युनिकेबल होता है। बेसिकली जैसे बिलाल ने बात की, बहुत अच्छी बात है कि ये क्वैकरी ख़त्म नहीं होती। बात क्वेश्चन ये है कि क्वैकरी ख़त्म क्यों नहीं होती? बिकॉज वी आर इन अ हैबिट ऑफ कि हमें सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जाके हमें टाइम ना लगे, हम लोग रश कर लेते हैं अपने गली के किसी क्वैक के पास। तो ये जब तक आप एक ये भी अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। अब आप देखें कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इतनी लंबी क्यूज़ नहीं होती हैं, और वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, आपको एक जूनियर डॉक्टर भी मिलेगा, आपको एक सीनियर डॉक्टर भी मिलेगा, आपको एक प्रोफेसर भी मिलेगा, सारे फिल्टर होके सब पेशेंट्स देखते हैं वहाँ पे। तो जब तक एक ये हैबिट नहीं बनेगी ना कि हमने एक प्रॉपर प्लेस पे जाना है और वहाँ जाके हमने अपनी ट्रीटमेंट सीख करनी है। इलामात क्या होती हैं, किस तरह से इंसान को पता चलता है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि लोगों को बी और सी का पता नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एट दी लास्ट स्टेजेस। ये दीज आर क्रॉनिक इलनेसेस। क्रॉनिक इलनेसेस मीन्स के इट टेक्स टाइम टू डेवलप द साइन एंड सिम्टम्स, और जब तक साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करता है तब तक वो इरिवर्सिबल की तरफ मूव कर रहा होता है। तो जो इसकी की है वो ये है कि हम हर 6 मंथ्स के बाद स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं, एंड स्क्रीनिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन द गवर्नमेंट सेटअप्स। बी ज़्यादा डेंजरस है या सी? सी ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज इट अफेक्ट्स द लिवर, और लिवर जो है वो हमारा पूरी बॉडी को जो है वो उसका की है। लिवर अगर वो साइन एंड सिम्टम्स, अगर लेट्स सपोज अगर एक दफ़ा समवन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड हेपेटाइटिस सी, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स आफ्टर 10 to 15 ईयर्स भी उसको डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जब इसकी पहचान हो जाती है नहीं, स्टार्ट तब में, तो फिर इसका इलाज है। जी, दैट इज इलाज मुमकिन है इसका, और अब तो बहुत आसान है। पहले होता था इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस होते थे, और इट वाज वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता था, इंजेक्शंस लेते थे, फिर उसके साइन एंड कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती थी। अब तो इसकी ओरल मेडिकेशंस हैं, प्रॉपर इसकी ब्रीफ जो हैं जो हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं वो देंगे, लेकिन इसकी अब ऑरल मेडिकेशंस है और ऑरल ट्रीटमेंट है, और ये 3 to 6 मंथ्स के अंदर क्योर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कवर अप हो जाता है। जी, और बल्कि ये आप लोगों को इसको अवेयरनेस दें कि ये इट इज़ अ क्यूरेबल थिंग। अगर ये आप अर्ली स्टेजेस पे इसको ग्रिप करके तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, ट्रीटमेंट की जा सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया मनी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थी। उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब तो आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा खेल और खिलाड़ी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के उन टैलेंटेड खिलाड़ियों से जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन टैलेंट से माला माल है। कराची से लेकर खंजराब तक हर खित्ते के रहने वाले खिलाड़ियों ने हमेशा जीत कर सब्ज हलाली परचम बुलंद किया। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके स्तोर से है। उन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तानी परचम बुलंद किया है। यकीनन आप समझ गए होंगे, जी जनाब, बात हो रही है पाकिस्तान के मारूफ प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर की, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाली वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट जीती है।
ये टाइटल फाइट थाईलैंड के शहर बैंकॉक में खेली गई और टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर को छठे राउंड में जेर करके फतह हासिल की है। ये फतह दुनियाई बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन की हैसियत रखती है, क्योंकि उस्मान वजीर की जानिब से जीता गया ये किसी पाकिस्तानी बॉक्सर का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पहला वर्ल्ड टाइटल है। उनका ये सफर कैसे रहा, ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान वजीर इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, साथ ही साथ उनके कोच महर इस्मत भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं उनका ये सफर कैसे रहा। वेलकम टू जागो लाहौर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान बताइएगा, आपने सफर जो ये आपने इतना कामयाबी का तय किया, सबसे पहले तो आपको मुबारक इस टाइटल के लिए। थैंक यू सो मच। ये एजाज न सिर्फ आपके लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो आप अपने सफर के बारे में बताइएगा, कैसा रहा आपका ये सफर? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें फर्स्ट टाइम चांस मिला, वो भी वर्ल्ड टाइटल था और एक हिस्ट्री थी हमारी कंट्री के लिए। क्रिकेट, स्कॉच, इस तरह वर्ल्ड आपको पता है जो हमारे पहले चैम्पियंस रहे हैं, तो इसी तरह हमारा जो बॉक्सिंग है उसमें फर्स्ट टाइम मुझे चांस मिला प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत मेहनत की थी अपनी टीम के साथ और पूरे में लाइक मेरा जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की मेरा फर्स्ट ड्रीम यही था कि मैं वर्ल्ड टाइटल जीतूँ पाकिस्तान के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, वर्ल्ड यूथ चैम्पियन। जबरदस्त। और बॉक्सिंग जैसे कि एक आपको पता है कि एक बड़ा खतरनाक खेल है, और कैसे इसका शौक पैदा हुआ आपने? देखिए मतलब मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था, लाइक इन लोगों की होती है स्टोरीज़ कि मैं लड़ता बहुत था या ऐसी कोई मेरा ऐसा वो कोई मतलब मतलब मेरी वो स्टोरी नहीं है। मैं एक्सीडेंटली मैंने स्टार्ट की बॉक्सिंग। मैं पहले फुटबॉल खेलता था, फिर मुझे कार्स बाइक्स का शौक था, मगर फिर अचानक एक टीम थी नेशनल टीम तो बॉक्सिंग की, तो उन्होंने कहा कि लाइक आपकी फिजिक आपका नाक बॉक्सर वाला है तो आप बॉक्सिंग स्टार्ट करें। एक दफ़ा का, फिर दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने मुझे कहा नेक्स्ट डे, तो फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा क्यों मुझे ऐसे कह मैं ट्राई कर लेना चाहिए। बस वहाँ से मैंने ट्राई किया 2015 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 फाइट्स खेली हैं और 9 में अनडिफीटेड हूँ। ठीक है सर, कोच भी आपके साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं जरा कुछ आपके बारे में, उनसे भी जानते हैं। और मेरे इसमें सब बताइएगा। और जबकि उस्मान वजीर जो हैं यकीनन मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या इनकी स्ट्रगल के पीछे क्या इनके जो है अहम आप क्या देखते हैं? कोई भी गेम ले लें, कहीं पर भी सक्सेस चाहिए हो तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जीतना हमेशा वही है जो डिसिप्लिन चलता है। एग्जैक्टली। तो इस बच्चे की सबसे ख़ास बात, अपनी ट्रेनिंग को कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जहाँ पर अगर हम इसको कह भी रहे हो कि यार आज हम 50-50 कर सकते हैं, नहीं, ट्रेनिंग सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो जब आप एक चीज़ को लेके चलना शुरू हो जाते हैं, इतना सीरियसली लेके चलते हैं, फिर दुनिया फतह करते हैं आप। तो इस बच्चे का यही कमाल था कि जिसने डिसिप्लिन में रहा, ट्रेनिंग कभी नहीं मिस की, कभी भी मिस नहीं की, और बिल्कुल फोकस जिस चीज़ से कह दिया कि आपने ये करना तो ये करता है, 100% करता है। तो रिजल्ट्स आपके साथ। तो उस्मान कितने अरसे से खेल रहे हैं? 2015 से शुरू किया प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, 18 में आया 2018 में, और ये देखें अब आपके सामने है और माशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल जीत के आया। जबरदस्त। और कोई इतनी आसान बात अगर होती तो सब कर चुके होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत कमाल था, तो बहुत उस लेवल की ट्रेनिंग, क्योंकि जब आपने दुनिया के, अगर ये पाकिस्तान का नंबर 1 है तो थाईलैंड के नंबर 1 से हमारा कंपटीशन था। बिल्कुल। और थाईलैंड एक बहुत आगे वाली मुल्क है वहाँ पे, तो उनका बॉक्सर भी बहुत स्ट्रांग था। तो अगर आपने दुनिया से मुकाबला करना होता है फिर आपने बहुत ऊपर जाके बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग करनी होती है। बड़ा प्रॉपरली चले हम इंशाल्लाह, और आपके सामने आपने देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। उस्मान ये बताइएगा किन किन मुश्किलात का आपको अभी तक सामना रहा है पाकिस्तान में खास तौर पर? पाकिस्तान में क्रिकेट लाइक उसकी फैसिलिटीज़ है, बाकी जो स्पोर्ट्स का जो आपने पहले भी सुना होगा कितनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मगर ये कि देखिए जब आपको लाइक जैसे आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, जैसे कोच ने कहा कि अब जितनी भी दुनिया में स्पोर्ट्स है वो साइंस पे काम कर रही है, वो चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। बाकी तो ये है कि आपकी ट्रेनिंग और जितना आपका हार्ड वर्क है वो आप कहीं भी कर सकते हैं। बाकी जो एक मेन जो इशू होता है पाकिस्तान में हर एथलीट को, वो है स्पॉन्सरशिप का, और वो नहीं है जो होना चाहिए। वो हर एथलीट हर स्पोर्ट्स डिज़र्व करता है स्पॉन्सरशिप, उसका काफ़ी इशू होता है, हर एथलीट को होता है। मगर ये था कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल मेरे स्पॉन्सर्स है, जो बॉक्सिंग है, जो यूरोपियन आप होता है वहाँ पे नंबर 1 स्पोर्ट्स है वर्ल्ड में और टॉप एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो वहाँ के जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, और पाकिस्तान से मेरे स्पॉन्सर्स थे मगर इतने नहीं थे, मतलब जितने होने चाहिए। क्या हुकूमत की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया आपको? गवर्नमेंट की जानिब से जैसे स्पोर्ट होना चाहिए ऐसा स्पोर्ट नहीं था। मतलब जिस तरह आपको एक प्रॉपर आपको कोई टेंशन नहीं हो, आप अपनी ट्रेनिंग में फोकस कर रहे हैं, वो नहीं है। क्योंकि वो आपको पता है अपनी पॉलिटिक्स, वो अपने सीटों के चक्कर में है, तो उनका ध्यान है उसकी तरफ
स्पोर्ट्स की तरफ इतना नहीं होता है कोई अनफॉर्चुनेटली। डर नहीं लगता मुक्कों से? देखिए डर तो नहीं लगता है जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, क्योंकि आपको पता है बॉक्सिंग में पाकिस्तान के अंदर पिछले साल भी कोई 4 डेथ्स हुई, 4 लोग, बाकी वर्ल्ड में तो बहुत सारा होता है। डेंजर स्पोर्ट्स है, मेरी वालदा वालिद बहुत डरते हैं और फैमिली सारी कहते हैं कि फ़ाइट मतलब आपको पता है डेंजर स्पोर्ट्स, मगर अब ये है कि बस कंट्री के लिए खेलता हूँ तो ये डर नहीं लगता। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि अब क्या मजीद इकदाम होने चाहिए बॉक्सिंग में पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से? सबसे पहले तो जी आप स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दें और कोशिश करें कि जिस तरह जिक्र हो रहा था पहले हमारे पास कि 3 फेडरेशन है बॉक्सिंग की, तो मतलब है ही नहीं। तो आप एक बॉक्स जब फोकस करें, कोई एक फेडरेशन बनाएं और वो उनको कहें या बच्चों के ऊपर फोकस करें, एक लाहेअमल तय हो, एक लाइन हो जाए कि इसके ऊपर हमारे पास कोई पैटर्न है ही नहीं, कोई किसी के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा, तो किसी को नहीं पता हमने किधर जाना है, कहाँ जाना है। फेडरेशन सीधी करें, मतलब कोई गाइडलाइन है वो नहीं है बेसिकली जो होनी चाहिए। गाइडलाइन जिनको देनी चाहिए वो भी नहीं है और गाइडलाइन Okay. भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी तकरीबन बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स को लेके कुछ भी नहीं है। तो अगर वो एक चीज़ हो जाए और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि जी आप हैं और आप रिजल्ट्स ने 2-3 साल में, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखें अभी मैं चाहता हूँ मैं और टाइटल्स लड़ूँ, जैसे हमारे बॉक्सिंग के 4 मेजर बॉडीज़ होती हैं जिसमें IBF है, WBO है, WBC है, WB है, तो इसके हर एक के अपने अपने वर्ल्ड चैम्पियंस होते हैं, एशियन चैम्पियंस होते हैं। तो अब जैसे मैंने एशिया WBA, मैं इस करंट एशिया चैम्पियन भी हूँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैम्पियन भी मैं हूँ, तो वर्ल्ड चैम्पियन भी यूथ का। अब यही है कि मैं जो नेक्स्ट फेडरेशन के टाइटल्स हैं तो मैं वो लड़ूँ और उनको यूनिफिकेशन करूँ, तो ये मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं आगे दूसरे टाइटल्स को अटेम्प्ट करूँ तो फ्यूचर। आलमी चैंपियन बनने के बाद क्या फीलिंग्स है आपकी? देखिए डेफिनेटली जब आप वर्ल्ड नंबर 1 होते हैं वो एक ऐसी फीलिंग है कि जो ड्रीम होता है वो ड्रीम जब पूरा हो जाता है तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अपनी कंट्री के मैंने एक हिस्ट्री बनाई है। तो अब जब भी अगर मैं सोचता हूँ कभी जब भी बॉक्सिंग की बात होगी प्रोफेशनल, तो डेफिनेटली मेरा नाम सबसे पहले होगा कि इसने वर्ल्ड टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए। बहुत खुश हूँ और प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। और जो नौजवान आना चाहते हैं बॉक्सिंग में, तो आप उनको क्या पैगाम दोगे? उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए? एंड डेफिनेटली देखें पहले काफ़ी जैसे भी आपने कहा कि कोच ने कहा कि रास्ता नहीं पता कि कैसे आपने लेके चलना है, गाइडलाइन नहीं है। हाँ। अब ये है कि कम से कम उनको मैं सही ट्रैक दिखा सकता हूँ, उनको मैं बता सकता हूँ, मैं जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो अब ये है कि उनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जितने भी प्रोमोटर्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर। अब उनका पाकिस्तान में फोकस है, इसी इवेंट में वो कह रहे थे कि आपके साथ और कितने फाइटर्स हैं, कौन कौन ट्रेनिंग करता है। हमने कहा वहाँ पे बहुत टैलेंट है, तो अब वो आएंगे पाकिस्तान बाकायदा, यहाँ से और फाइटर्स देखेंगे और फिर और बहुत सारे फाइटर्स वर्ल्ड लेवल पे आप खेलेंगे बॉक्सिंग। तो उस्मान आपकी रूटीन क्या होती है, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो इसकी? देखें रूटीन तो हमारे दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। कभी कभी जब कोच लोग गुस्से में होते हैं 3 टाइम भी करवा देते हैं, मगर ये कि मॉर्निंग सेशन होता है हमारा 3 आवर्स का और इवनिंग सेशन होता है ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे का। तो 7 आवर्स हम दिन में ट्रेनिंग करते हैं और मॉर्निंग में फिजिकल होता है और इवनिंग में आपका टेक्निकल पैड वर्क, बैक वर्क और जितनी बॉक्सिंग स्पारिंग्स है वो होती है। आप किससे इंस्पायर्ड हैं? बॉक्सिंग जी देखें अगर आप नाम लें तो मोहम्मद अली, वो तो एक रोल मॉडल है सबके लिए, मतलब पूरे हर स्पोर्ट्स में उसके एथलीट के लिए। जो मेरे फेवरेट फाइटर है वो जॉर्ज लिनारेस है। ओके। तो वो पाकिस्तान में इतना नहीं पता होगा उनको लोगों को, मगर जो मेरे बॉक्सिंग में जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका गेम प्लान मैं फॉलो करता हूँ, तो वो अमेरिका के लिए खेलता है, तो मैं उनको देखता हूँ हमेशा। ठीक है, तो उस्मान आप खाते क्या हो, आपकी डाइट क्या है और क्या कुछ स्पेशल खाना पड़ता है टाइटल जीतने के लिए? नहीं देखें टाइटल जीतने के लिए तो नहीं खाना पड़ता। ये है कि शुरू में जैसे आपको डाइट प्लान जो हमारी न्यूट्रिशन है हमें वो देते हैं कि आपने ऐसे अब डिपेंड करता है हमारे वेट पे, क्योंकि मेरा वॉकिंग वेट होता है 73 किलो और मैं फाइट करता हूँ 66 में, तो मैं फिर लास्ट वीक में मैं ऑलमोस्ट 4 kg में लूज़ करता हूँ, बाकी जो शुरू में मैं अपना वेट लूज़ करता हूँ। तो डेफिनेटली आप डाइट काफ़ी आपको स्ट्रिक्ट चाहिए होती है, अगर मैं कोचिज से छुप के खा रहा होता हूँ। मतलब आपकी जो डाइट प्लान है वो उससे ज़्यादा ही खाते हैं आप? बिल्कुल, जो डाइट होता है क्योंकि ये एक बहुत क्लीन डाइट होती है बॉक्सिंग में और आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए, तो क्यों आप कोचेस वेट चेक करते हैं हर ट्रेनिंग के बाद, तो इनको मैं वेट पूरा अपना करके मैं परफेक्ट होता हूँ। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे वन वीक में आपको 1 डे होता है चीट डे, तो
तो मैं कोशिश करता हूँ 1 डे से 3 डे में लेके जाऊँ। जबरदस्त। सर क्या लगता है क्या डाइट प्लान होना चाहिए वैसे? जो उस्मान का डाइट प्लान है वो थोड़ा डिफरेंट आपने किया हुआ है, क्योंकि सम टाइम आप जब बिल्कुल बुक को फॉलो करते हो, बाय द बुक चल रहे होते हैं, तो एथलीट को अडॉप्टेशन में मुश्किलात आ रही होती हैं। तो हमारा फार्मूला ये है, टीम वजीर का फार्मूला यही होता है कि कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स रखें, क्योंकि वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, उनकी चीज़ें सही तरह प्रॉपर्ली काम कर रही होती हैं। तो हम बीच में इजाज़त होती है कि वो वेट मुझे ठीक चाहिए, आप चीट कर सकते हैं। बस मैं बेसिकली जिससे पहले बताया, साइंस के बगैर काम नहीं। इसकी हार्ट बीट मेरे पास होती है, इसके बाकी जो टेस्ट एंड मेजरमेंट होते हैं सारे टेस्ट मेरे पास होते हैं। एक हमारे डाटा फाइनल करके रखा हुआ है कि जो सुपर फिट बंदे की हार्ट बीट इतनी होनी चाहिए और ये उसका सिलसिला होना चाहिए, ये उसकी ऑक्सीजन यूजेज यहाँ तक होती है। अगर आप वहाँ तक रख रहे हो तो फिर आप करें। तो वो एक पैरामीटर्स हैं, उससे नीचे अलाउ नहीं है, लेकिन ये उससे ऊपर तक जितना मर्जी खाए और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको हम कहेंगे अब बस आपने वो उबले हुए चावल खाने हैं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करनी है, तो फिर आपकी बॉडी टेंशन में आना शुरू हो जाती है, आप स्ट्रेस होना शुरू होते हैं। अगर आम लोग भी अगर कहें कि हमने वेट कम करना है, अगर आप उनको सिर्फ सैलड पे लगा दें तो वो 3 दिन के बाद उनको बुखार हो जाए, बल्कि पहले दिन ही बुखार हो जाता है। तो हमने जो नया काम शुरू किया कि बच्चे को खुश रखें, फ्रेश रखें और उसको ट्रेनिंग में भी मज़ा आए, उसको खाते भी मज़ा आए, फिर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। वरना अक्सर बॉक्सर यही होता है, जो कोई भी प्लेयर हो, प्रेशर जो दबाव है वो आ जाता है, वो ट्रेनिंग को फिर एज अ मजबूरी किया जाता है। बिल्कुल। तो आप जब तक ट्रेनिंग के अंदर फन और डाइट के अंदर फन नहीं आएगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर चलें। उस्मान, यकीनन जब आप रिंग में जाते हैं, ऑब्वियसली हरीफ के सामने एक प्रेशर तो डेवलप होता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या मतलब आप क्या करते हो उस टाइम? क्या आपके माइंड में होता है कि नहीं मुझे जस्ट अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है? क्या सोचते हैं आप उस टाइम? जब मैंने स्टार्ट किया, जब मेरी स्टार्ट की फाइट्स थी, तो उसमें मुझे काफ़ी प्रेशर होता था कि क्या होगा, मैंने इतनी ट्रेनिंग की, परफॉर्मेंस मुझसे होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको सिर्फ बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए आपको मेंटली आपको तैयार भी रहना पड़ता है, वो भी आपकी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप 1 फाइट 2 फाइट अब 9 फाइट, अब जैसे लास्ट मेरी फाइट थी जिसमें मैंने वर्ल्ड टाइटल जीता, इसमें बिल्कुल मैं रिलैक्स था, बिल्कुल। हालांकि उसका होम ग्राउंड था थाईलैंड, क्योंकि मुझे पता था अगर फाइट 10 राउंड्स जाती है तो उससे फेवर मिल सकता है, क्योंकि आपको होम ग्राउंड में आपको एडवांटेज होता है। बहुत सारे उसके अपने वहाँ पे फैंस आए हुए थे, बहुत सपोर्ट था उसके लिए, मगर हम लोग रिलैक्स थे, क्योंकि देखिए सबसे पहले मुसलमान है, हमें बिलीव अकेले तो हम होते नहीं, अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ होता है। और उसके बाद अपने जो मेरे कोचेज़ हैं, कोच महबूब अहमद है, कोच अस्मत हैं, कोच अहमद अली है, इतनी मेहनत की मेरे साथ, तो मैं अपना 100% तैयार होकर जाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। बाकी रिजल्ट तो आपको पता है अल्लाह के हाथ में, बंदा अपनी मेहनत ही कर सकता है, बाकी इज्जत और सब कुछ उन्हीं ने देनी होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और सर आप कोई पैगाम देना चाहें जो इस फील्ड में आना चाहे, उनको क्या करना चाहिए? सबको जी वेलकम। हर कोई सोचता है हम आना चाहें, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा होता। तो बस एक दफ़ा कोशिश करें, किसी न किसी तरह आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। मज़े की गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है, और ये वो गेम है जिसमें आप 100% फिट रह सकते हैं। ठीक है। तो आप आएँ, बस किसी तरह घुसें इसके अंदर, ऑटोमेटिकली रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे कभी भी नहीं होगा। आप ट्राई करें, अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए आसानियाँ बनाएगा और आप पहुँचेंगे किसी न किसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उस्मान वजीर आपका भी बहुत शुक्रिया, उनके कोच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही हमारा जो वक्त है वो खत्म हो रहा है और मुझे इजाज़त दें, और फिर हाजिर होंगे कल नए दिन के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।